जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज यू कैन सी मेरे साथ है मिस्टर अंकित शाह, who's gonna tell us दुनिया में क्या हो रहा है, what's happening in the world. India gets a new parliament, suddenly GDP figures are jumping up. China is sinking, USA is sinking, Germany is in recession. काफी सारी changes are going to happen within the Indian politic. एंड ऑफ कोर्स जाते जाते 2024 भी वापस आ रहा है पास में, वेयर देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल विद इन द कंट्री, इंटरनल सेफ्टी सिचुएशंस, इंडिया चाइना देयर आर इश्यूज, शी जिनपिंग साहब इज सपोज टू कम इन टू इंडिया, कभी कभार वो भी आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। इंडो पैसिफिक में मोदी साहब हैज बीन रिस्पेक्टेड क्वाइट अ बिट, सो काफी सारी चीजें हैं हमको, वी हैव टू कवर। डेट सीलिंग, यूएसए, ऑल्दो अग्रीमेंट कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है, लेकिन ये लोग बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, लास्ट मोमेंट में दे आर डूइंग स्टफ। एंड ऑफ कोर्स आखिर में, नॉट द लीस्ट बट आखिर में, आई विल आस्क हिम टू टेल अस अबाउट हिज बुक। सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वेलकम। नमस्ते। थैंक्स फॉर होस्टिंग मी। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लास्ट टाइम बात हुआ उसके बाद। सो बिग बिग चेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स। यू रियलाइज के अभी जो नंबर्स आए हैं जीडीपी के, एंड पहले से मेरा ये स्टैंड रहा है दैट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज फ्लॉड, जीडीपी एंड पर कैपिटा, क्योंकि वो ब्रेटन वुड्स के साथ इम्पोज कर दिया गया था, ये जो फॉर्मूला है। और उसमें स्पेसिफिक आप देखते हैं कि कैसे कंजम्पशन ऐड करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, जबकि इंडेक्स को यूज किया जाता है फॉर ईयरली परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। ठीक, एंड सिंस दे हैव द प्रिंटिंग मशीन दे डू दिस। तो इवन अदरवाइज वी हैव कम अप विद गुड नंबर्स। और उसका रीजन ये है दैट कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही रेजिलिएंट है। एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला पोर्शन जो हमेशा से इंटैक्ट रहता है, जिसकी वजह से 65 to 75% तो उसी में कवर हो जाता है। तो उतना तो इंसुलेशन वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना भी अप एंड डाउन हो जाए, उतना तो हम इंसुलेटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक। और जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आगे बढ़ रहा है वेस्ट में, हमने अभी देखा कि कैसे डेट सीलिंग के टॉक्स चल रहे हैं यूएस में। और एक बार जब वो अप्रूव हो जाएगा, जैसे वो बता रहे हैं कि अभी यूएस हाउस में वो पास हो गया है, तो जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दिस विल मेक अ केस कि वो वापस प्रिंटिंग मशीन स्टार्ट होएगी। और इस बार तो अनलिमिटेड का परमिशन मिल गया है। तो पता नहीं क्या केविन मैकार्थी ने नेगोशिएट किया बाइडेन के साथ, 2025 तक अनलिमिटेड छाप सकते हो। ठीक है, ये डील की गई है। तो खाली अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी लेके चले तो बता रहे हैं 2025 तक 4 ट्रिलियन छाप देंगे। तो यू इमेजिन द काइंड ऑफ कैसा इन्फ्लेशन आने वाला है। तो जो भी ये बता रहे थे, क्योंकि मैंने तो दिसंबर से ही लिख दिया था मेरे ट्विटर हैंडल पे कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि रेट कट आने वाला है, वो सब बेवकूफ बन रहे हैं। कोई रेट कट आने नहीं वाला है। तो जिस प्रकार का इन्फ्लेशन फैलेगा अब से 2025 तक, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि ये साल में तो कोई भी रेट कट पॉसिबल है, जो मैंने पहले ही लास्ट ईयर प्रेडिक्ट कर दिया था। तो अभी जून जुलाई दोनों में रेट हाइक्स होंगे वेस्ट में। और क्योंकि जितना भी प्रिंटिंग होगा उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से जस्टिफाई होता है इंटरेस्ट रेट हाइक। और ये तो इकोनॉमिक्स 101 है कि जब तक इन्फ्लेशन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप नहीं बढ़ा देते और कुछ टाइम तक उस लेवल पे नहीं रखते, राइट, तब तक इन्फ्लेशन सॉल्व नहीं होना है। तो बिल्कुल बहाना बनता है इंटरेस्ट रेट हाइक करने का। और जैसे ये हाइक होगा तो आप देखेंगे एक के बाद एक बैंक्स जो है वो निपटनी शुरू हो जाएगी। तो आप पूरा मुझे पूरा स्क्रिप्टेड चल रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि कैसे जो बैंक्स निपटती है वो वीकेंड में ही निपटती है। और मंडे तक फेड से कितना प्रिसिशन है स्क्रिप्ट का कि मंडे तक फेड से फिर स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि क्या करने वाले हैं उसके रेस्क्यू करने के लिए। तो मार्केट में जो रिस्पॉन्स आना होता है उससे पहले ही शॉक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वीकेंड में आपने किया जो भी किया। तो ये पूरा ऐसे ही चल रहा है। तो इसी के चलते आप देखोगे कि बड़ा बैंकिंग क्राइसिस आगे जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेंगे। और जिस प्रकार के उनकी हालत है, 32 ट्रिलियन का डेट बोल रहे हैं, 80 ट्रिलियन का बोल रहे हैं अनफंडेड लायबिलिटीज का रिपोर्ट है।
80 ट्रिलियन 80। और अभी इलॉन मस्क का कुछ ट्विटर स्पेस चल रहा था, वो वाज टेलिंग क्या फर्क पड़ता है 44 बिलियन हो कुछ भी हो, जो उसका वर्थ ही कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि इट्स मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज क्राइसिस। तो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक कंडीशन इज। और इसमें एक ही इकोनॉमी जो बहुत ही रेजिलियंट दिखाई दे रही है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। और उसका क्लियर रीजन है कि दिस इज ये एक ही सभ्यता है जो सेविंग्स को मान के चलती है, हम्म। जिसका फैमिली यूनिट स्ट्रक्चर अभी भी एटलीस्ट हम रूरल और टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो इंटैक्ट देखते हैं, जिसकी वजह से सेविंग्स हो पाता है और वो सेविंग्स फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, और कंजम्पशन तो है ही है। तो दिस इज द ओनली इकोनॉमी विच इज गोइंग ऑन रेसिलियंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब तक जहां तक चाइनीज इकोनॉमी का सवाल है, तो क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस तरह से पोलराइज हो चुका था लास्ट 100 years में कि यूएस डॉलर का यूनिपोलर इंटरनेशनल ट्रेड रहेगा, डेट फाइनेंशियलाइजेशन रहेगा, और चाइनीज का कम्युनिस्ट चीप लेबर रहेगा जो मार्केट में सप्लाई करेगा। तो एक जो पोलराइजेशन हो चुका था दो दो बड़े पोल्स के बीच इंटरनेशनल ट्रेड का, उसका अब जो बीच क्राइसिस के बाद जो सॉल्यूशन आना है, जो मिड पाथवे, नॉट एक्सट्रीम कैपिटलिज्म नॉट एक्सट्रीम कम्युनिज्म, बीच वाला पाथ, जिसमें मुझे समझ में आता है कि गोल्ड इज व्हाट इज सनातन। तो ब्रिक्स की जो भी करेंसी आएगी, जो अगस्त अभी ऑलरेडी केप टाउन में चल रही है, ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, और मुझे लगता है कि अगस्त समिट के अंदर नेगोशिएशंस जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे ये वाली ब्रिक्स समिट में फॉर द न्यू करेंसी। 81 कंट्रीज बोल रहे हैं। उसके बाद पायलट ट्रांजैक्शंस यू कैन सी। तो ब्रिक्स विल मूव टुवर्ड्स पेगिंग द करेंसी। अब ब्रिक्स प्लस में जैसे आप देख रहे हैं कि कितने सारे एप्लीकेंट्स भी आ चुके हैं, तो मोर एंड मोर कंट्रीज विल ज्वाइन, और फिर बाय नेक्स्ट ईयर यू विल सी के कैसे नेगोशिएशन शुरू होते हैं वेस्ट के साथ कि फियाट डॉलर या फियाट यूरो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज पेमेंट। तो वो रीपैगिंग का नेगोशिएशंस फिर नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। तो यही सब है इकोनॉमिक हाल। इट्स वेरी बैड सर। पिछली बार आपने यू एक्सप्लेन टू अस कि ये लोग दिस इज क्वाइट अ प्री प्लान्ड अफेयर। पूरी प्लानिंग करिए कि दिस इज हाउ वी नीड टू गेट टू, एंड इसके बारे में काफी जॉर्ज सोरोस और इन लोगों ने भी बोला है कि वी नीड टू कम क्लोज टू अ क्रैश फॉर अस टू रिकवर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आपको एक गड्ढे में गिरना है खड़े होने के लिए। ये तो मेरे को समझ नहीं आता। अभी वो But, माउंटेन, डेट का माउंटेन इतना बड़ा हो गया है कि हाँ इट इज जी। नॉट सॉल्वेबल विदाउट अ कोलैप्स। या इसीलिए आप देखते हैं कि फिजिकल स्टोर्स सारे बंद हो रहे हैं वहां पे, कंपनीज आर शटिंग डाउन ऑफिस, और धीरे धीरे न्यूज आ रहे हैं कि कैसे कंपनीज आर शिफ्टिंग ऑपरेशंस टू एशिया एंड स्पेशली इंडिया। बहुत ही क्लियर अभी तो रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई है, व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कंपनीज अपने हेडक्वार्टर्स भी शिफ्ट करेंगे थ्रू दिस डिकेड टिल 2030। और आपने देखा ही है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर को जून में इस मंथ रिसेप्शन मिलेगा यूएस में, और ऑस्टिन लॉयड जो है उनके डिफेंस सेक्रेटरी वो आएंगे दिल्ली में उससे पहले प्रेपरेशंस के लिए। और जो मैंने बताया था कि प्रेडिक्ट किया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो रेडी हो जाएंगे, तो आज ही आप आया जो न्यूज। बिल्कुल तो जो तो उसके बिना प्राइम मिनिस्टर जाने नहीं वाले थे, बहुत ही क्लियर पता है। तो ये आप देखेंगे कि कैसे ये सारी कंपनीज धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू होगी, और कैसे उनके टॉप मैनेजमेंट जो है वो एनआरआई से वाइट से एनआरआई और एनआरआई से रेजिडेंट इंडियन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरे डिकेड में ये बड़ा चर्न होना है, जहां पे आप देखेंगे कि ये सारी कंपनीज जो है और बहुत ही क्लियर बात है कि अगर उनको मार्केट बचाना है, कंपनीज बड़ी बड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर उनको ब्रिक्स प्लस का मार्केट चाहिए, तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि दिल्ली की जो भी कंडीशंस होगी वो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक, अगर ये मार्केट्स चाहिए तो, वरना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। इफ दे आर टू बी किक्ड आउट, तो ये हम कर सकते हैं। तो मुझे जहां तक समझ आता है ये कंपनीज जो है वो शिफ्ट एंड सेटल हो जाएगी इंडिया में ग्रेजुअली। और वैसे भी वहां पे करेंसी पैग होने के बाद वेस्ट में जो एक हाई इंटरेस्ट वाला रिजीम आएगा, उसमें जब प्रिंटिंग मशीन जब स्टॉप हो गया है,
तो फिर मुश्किल है इनोवेशन करना। और फिर जो कट्स आएंगे उनके कैपिटल ट्रिमिंग के बाद वेस्टर्न एसेट्स में, सैलरी लेवल्स में, उसके बाद इमिग्रेंट ब्रेन भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे ज्यादा स्कोप है वो सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज में, सिवाय कि वो अपना पूरा रीसेट करेंगे, जिसको एक डिकेड लगेगा वो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स को सेट होने में। हम्म। और यहाँ हमें सर, हम तो नया पार्लियामेंट खोल देते हैं, वी ओपन अ ब्रांड न्यू बिल्डिंग, एकदम हाई टेक, super this that lights and cameras and action and there's wall engraving and by the way एक चीज है जो बड़ी मस्त है which everybody, let me say this sir, all media has missed. There is a pendulum which is there, a self balancing pendulum which has been put up there as ancient Indian technology का एक छोटा सा डेमो बनाया है वहां पर, हाँ, and this nobody is covered, it is actually quite a marvel. तो ऐसी इट्स ऐसी नॉट छोटी कवर्ड। छोटी चीजें चीजें वहां पर हैं, we are making new stuff. हाँ, How does this play into context? सी वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें। जो पहले के टॉक्स में भी मैंने आपको बताया कि डी डॉलराइजेशन जो है, इसके साथ डीकोलोनाइजेशन का वेव शुरू होगा। और वो स्पेसिफिक टर्म जो डीकोलोनाइजेशन मैंने मतलब 1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, ग्लोबल टाइम्स का उसमें आर्टिकल आ चुका है कि इंडिया एंड चाइना, इंडिया मॉरली एंड एथिकली वी सपोर्ट इंडियाज डीकोलोनाइजेशन। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वर्ल्ड कैन अकोमोडेट राइज ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना। मतलब जो मैं बार बार ट्वीट कर रहा था कि रशिया, इंडिया, चाइना विल क्लियरली डिमार्केट देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो बोल रहे हैं कि वो दोनों को अकोमोडेट किया जा सकता है, इसका मतलब ही ये होता है। अब हमें ये समझना है इसमें कि न्यू पार्लियामेंट जो है, ये जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हमने उसने काफी सारा अपोजिशन हुआ, आपने देखा ही है। और क्योंकि अपोजिशन पार्टीज जानते ही हैं कि 5-10 साल बजट ओवररन करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, उसमें से मलाई खाना, ये उनका हैबिट रहा है। तो उनको ये स्टाइल सब है, हाँ। डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि कैसे इतना जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया बिना करप्शन के, तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, वहां पे सिंबोलिज्म है, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। क्योंकि हमें ये समझना है कि ट्रांसफर ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, राइट, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ 1947 में, ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब होता है कि इंडियंस ने एक्सेप्ट किया कि ब्रिटिश रूल वाज अ लेजिटिमेट रूल, ये सही में हक वाले हमारे रूलर थे, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर। तो उस ट्रांसफर ऑफ पावर को रिजेक्ट करना बहुत ही जरूरी था। ये मैंने लास्ट ईयर ट्वीट किया था कि एशिया विल गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 2023, ये मैंने इसीलिए ट्वीट किया था। और मैंने इंडिया नहीं लिखा, एशिया लिखा, जो प्रूव हो गया वो चाइनीज से जो आया है कि एथिकली एंड मॉरली वी स्टैंड विद इंडियाज डीकोलोनाइजेशन, एथिकली, मॉरली एंड इमोशनली। इमोशनली। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वी डू नॉट वी व्हाई वुड वी टेक आवर पावर फ्रॉम ब्रिटेन, जब हम मानते ही नहीं कि आप लेजिटिमेट रूलर थे। ठीक, तो उन्होंने सेंगोल को नेहरू के टाइम पे वॉकिंग स्टिक बोला या जो भी बोला, जो प्रोसेस की दिक्कत है, जो प्रोसेस किया गया कि सेंगोल पहले माउंट बैटन को दिया गया और फिर माउंट बैटन से पास होके नेहरू को आया, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो प्रोसेस, हम उसी को रिजेक्ट करते हैं। वी डोंट नीड टू टेक पावर फ्रॉम ब्रिट, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कि ब्रिटेन वाज अ लेजिटिमेट रूलर ओवर अस, वी ट्रीट देम एज एन इन्वेडर। तो उसका रिजेक्शन बहुत जरूरी था कि हमारे जो धर्मगुरु आचार्य है वही सेंगोल से प्रधानमंत्री का राज्याभिषेक करें डायरेक्टली, राइट। तो इसीलिए आपने देखा कि जो लोकसभा में जब एंट्री हुई तो प्रधानमंत्री ने गुरुज जो थे धर्मा को सबसे पहले एंट्री लेने दी, वो पीछे खड़े रहे। ठीक है, तो ये जरूरी था ये करना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस बात का। और जिस तरह से वो आपने अखंड भारत का म्यूरल देखा, अब मैं कुछ मीडिया के चैनल्स देख रहा था, वो बता रहे थे सेंट्रल हॉल नहीं है, सबको लोकसभा में बैठना पड़ेगा। तो इन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो नेगेटिव लाइट में बता रहे थे। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए अकेले के लिए न्यू पार्लियामेंट नहीं बन रही है,
ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए नई पार्लियामेंट बन रही है। कल को यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के, जो अखंड भारत का हिस्सा थे। ये पूरी सेंचुरी के लिए बन रही है ये पार्लियामेंट, खाली आपके लिए नहीं बन रही। तो कोई भी फॉरेन डिग्निटरी आएगा, उसके लिए कोई सेंट्रल हॉल की जरूरत नहीं, वो आके लोकसभा में बैठेगा, लोकसभा को एड्रेस करेगा। इनको कुछ समझ ही नहीं आता, ऑपोजिशन पार्टी या मीडिया कुछ भी बोल, लीगेसी मीडिया। तो आपने डिजाइन्स में भी देखा कि कैसे आउटर जो सरफेस है, आप देख सकते हैं क्लियर कलश का सिंबल दिखता है। आर्मी का हेडक्वार्टर्स जो है उसमें आपको डमरू वाला जो इंफिनिटी का सिंबल है वो दिखता है। पीकॉक फेदर तो आपको हर जगह दिखाई होगा डिजाइन में। और पीछे जो स्पीकर के पीछे जो डिजाइन थी, वो एक तो यूएन का जो डिजाइन था, प्लस उसमें इंस्पिरेशन जो था वो श्री यंत्र का था, वो जो म्यूरल था उसमें। तो बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के साथ बनाई गई है। और 888 सीट्स हैं, तो आप समझ ही सकते होंगे कि किस प्रकार के लॉज आने वाले हैं, डिलिमिटेशन होने वाला है। तो उसी की तैयारी है ये सब, विच इज और फिर एस्पायरेशनल इंडिया है, ये यंगेस्ट कंट्री है। तो वी नीड सारे रिफॉर्म्स जो हमें चाहिए, स्पेशली आपको 2024 इलेक्शंस के बाद तो बहुत ही ज्यादा स्पीड दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यूसीसी है, जुडिशियल रिफॉर्म्स है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं, राइट, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, ये सारे जरूरी है। और मेन तो है ही कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जहां अगर अमेंडमेंट लगता है तो अमेंडमेंट, और अगर हमें लगता है कि धार्मिक व्यू पॉइंट से इसका फिर से रीराइटिंग होना चाहिए, तो वो भी दैट शुड आल्सो बी ऑन द टेबल। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि पूरा वेस्टर्न टेम्पलेट हमने उठा के कट कॉपी पेस्ट किया था बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। अगर ब्रिटिश रूल वाज अ लेजिटिमेट रूल तो हमने सब कुछ कॉपी पेस्ट मार दिया, इंक्लूडिंग द मैप्स। इसके बावजूद के कोई वो मैप नहीं मानता है ब्रिटिश वाला, ना बांग्लादेश मानता है, ना नेपाल मानता है, ना इंडिया मानता है, ना अफगानिस्तान मानता है, ना चाइना मानता है। बट क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ पावर था 1947 वाला, तो हमने कट कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। ठीक, हम भी नहीं मानते, तभी अखंड भारत का म्यूरल वहां पे लगा है, राइट। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो डेट्स के लिए बहुत स्पेसिफिक है, आप जानते ही हैं। तो वीर सावरकर की जो एनिवर्सरी थी, उससे पहले गोडसे की एनिवर्सरी के दिन 2000 के नोट्स डिमोनेटाइज हुए। उससे पहले जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, वो भी सरदार पटेल की एनिवर्सरी के दिन, क्योंकि सरदार पटेल को कश्मीर इशू से बाहर रखा गया, जबकि बाकी सारे रजवाड़े उन्होंने ज्वाइन कर दिए थे इंडियन यूनियन में, राइट। तो उसका भी बदला लिया गया, उसका भी बदला लिया गया उस दिन। तो डेट्स तो बहुत ही स्पेसिफिक होती है हमारे, जो भी एक्शन होती है उसकी। तो यही है न्यू पार्लियामेंट का ये सिंबलिज्म है। और अभी तो खाली एनवॉइज, फॉरेन एनवॉइज बैठे थे वहां। मैं जो बता रहा हूँ कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बना है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि जब पॉलिसी मीटिंग्स शुरू होंगी कंट्रीज के साथ, तो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आके बैठेंगे वहां लोकसभा में। That's going to be interesting क्योंकि global जो changes, whatever changes that are happening सर, एक तो यूक्रेन वॉर की तरफ काफी बुरे हाल हैं यूरोप और अमेरिका के, रशिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, इनका तो कोई वो नहीं है। और दूसरा G7 में इन लोगों ने काफी चाइना को बोलते ना वो एकदम एम लगा लिया इस बारी तो, कि भाई उससे दो चीजें निकलती हैं भाई, यूक्रेन यार हो गया, अभी थोड़ा स्टोरी खत्म हो रही है उसकी। हाँ ज़ेलेंस्की तो थोड़ा लड़ ले, बट अभी बस हो गया खत्म, हम लोग जा रहे हैं अभी चाइना। तो ये एक बड़ा ग्लोबल सा चेंज, बड़ा चेंज दिख रहा है, जो एक 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 स्लोली दैट शिफ्ट इज गोना हैपन, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप में दाल गल नहीं रही है सर। तो ये क्या चेंज आप देख रहे हैं? मेरा तो एनालिसिस ये है, करेक्ट है कि नहीं है आप बताइए सर, एंड वेयर डू यू सी दिस गेम गोइंग फॉरवर्ड? सी, पावर जो है इट हैज टू कम बैक एंड ट्रैवल टू एशिया, ठीक है। अब क्वेश्चन खाली इतना है कि कितना डेप्थ रशिया, इंडिया और चाइना के अंदर है इस पावर को डाइजेस्ट करने का, ठीक। और कितना अपना तीनों नेशंस जो है अपना बिहेवियर ग्रूम कर पाते हैं
हैंडल करने के लिए जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके लिए मुझे सरप्राइज नहीं लगता है कि क्यों शिंजो एबे जो थे, उनका ही कॉन्सेप्ट था ये डी डॉलराइजेशन वाला और इंडो पैसिफिक वाला, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो है वो एक कॉमन एरिया ऑफ कंसर्न बनता है इंडिया और चाइना के लिए। जो भी नेगोशिएशन होना है उसके रिलेटेड होना है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ही क्लियर है कि दैट इज इंडिया इज गोइंग टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। और यूएस का जितना भी डिफेंस टेक जो टेक ट्रांसफर होना है वो इंडिया को ही होने वाला है और कहीं नहीं जाने वाला है। ना वो सऊदी अरेबिया को मिलना है, ना ईरान को मिलना है, ना किसी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री को मिलना है, ठीक। तो यूएस का जितना भी ग्लोबल पुलिसिंग का रोल कम होता है, दैट इज एडवांटेज इंडिया। और इसी की वजह से हमें ये भी समझ में आता है कि कैसे पैसिफिक आइलैंड्स फिपिक की समिट और ऑस्ट्रेलिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो वन मैन शो था ऑलरेडी डिसाइडेड था, जिसकी वजह से बाइडेन की विजिट्स वहां पे कैंसिल हुई, ठीक। बिकॉज आपको समझना है कि अब नया जो फ्यूचर का ग्लोबल पावर है उसको आपको ग्रेसफुली आपको एंट्री दिलानी पड़ेगी। तो जो भी पुराना ग्लोबल पावर होता है उसको ग्रेसफुली एग्जिट करना चाहिए, यही विजडम है। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि बाइडेन की विजिट वहां पे क्यों कैंसिल हो गई, That was क्योंकि quite surprising. वो तय था, आधी रात क्योंकि को वो तय था कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का वन मैन शो होना है ऑस्ट्रेलिया और फिपिक के समिट में, ठीक है, पैसिफिक आइलैंड्स। बहुत ही क्लियर था। ये बदमाशी थी उनके कुछ सेक्शंस की, जो अभी भी उनको ये दिमाग में थोड़ा जेट लैग हो रखा है सुपर पावर होने का, कि हम बुली करके अंदर घुस जाएंगे और यू नो नॉट लेट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव द रिसेप्शन जो उनको जो डिजर्व करते हैं वो, ठीक। और पैसिफिक आइलैंड्स के नेशंस ने आपने देखा उनका बिहेवियर बहुत ही क्लियर था। उन्होंने झुक करके आशीर्वाद लिया, उतना ही नहीं, उनकी कमेंट्स भी क्लियर थी। उन्होंने बोला कि कॉलोनियल जो भी था बहुत गलत था, जो कॉलोनियल बिहेवियर था, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर ने भी सपोर्ट करते हुए बताया कि कैसे हम जिसको ट्रस्ट करते हैं वो कभी कोई काम नहीं आते। तो बहुत ही क्लियर उन्होंने भी हिंट दिया कि वेस्ट का जो हेजिमोनिक रोल था वो कभी किसी के काम नहीं आया है जब जरूरत पड़ती है तब। ना ही हमने कोविड में देखा है, हमने सारे क्राइसिस में देखा है, जब फूड सिक्योरिटी का इशू हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हुआ, जब कोविड हुआ, जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ, कोई कहीं नहीं दिखाई देता। कहाँ जाते हैं ये P5 नेशंस, क्या करते हैं? सब कुछ इंडिया ने करना होता है। तो फिर जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप अथॉरिटी कहाँ से आप जस्टिफाई करोगे? सीधी सी बात है। तो वही प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हम जिसको ट्रस्ट करते हैं वो कभी कोई काम नहीं आते, वहीं पे पैसिफिक आइलैंड्स में। तो जो मुझे समझ आता है कि धीरे धीरे जो ग्लोबल पावर का जो रोल है वो धीरे धीरे ये डिकेड में ट्रांजिशन होगा, और उसमें यूएस डिफेंस टेक का जो रोल है वो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे शिफ्ट होंगे, उनके ऑपरेशंस यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और इंडिया जो होगा वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा फ्रॉम सऊदी, यूएई टू लाओस, कंबोडिया। बहुत ही क्लियर है। कंबोडिया के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में भी लिखा था, लॉर्ड ऑस्टिन ने बताया था कि इंडिया, वी कंसीडर इंडिया टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द इंडो पैसिफिक। और अभी जो गल्फ में मीटिंग भी हुई है, गल्फ में जो मीटिंग हुई थी एनएसए, यूएई, सऊदी, इंडिया एंड यूएस, अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई थी उसका जो प्रेस स्टेटमेंट था व्हाइट हाउस से, उसमें भी क्लियर बोला गया इंटरकनेक्टेड विथ इंडिया, द मिडिल ईस्ट रीजन इंटरकनेक्टेड विथ इंडिया। तो बहुत ही डायरेक्शन क्लियर है कि आगे क्या होना है इसके बारे में। ये ऐसे ही दिखता है सर, जब डिक्लाइन हुआ था इसका, क्या नाम है, ब्रिटिश डिक्लाइन हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इनका थोड़ा सा झटका लगा था इनको, एंड दे वेरी क्लियरली पेव्ड द वे फॉर द नेक्स्ट पावर्स टू कम इन। दे डिडंट रेजिस्ट। अगर चाहिए तो ब्रिटिश अमेरिका के बोलते हैं ना टायर के अंदर डंडा घुसा सकता था, ऐसी बात नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो चीजें, कई चीजें तो सरप्राइज होती हैं सर, यार ये कैसे हो गया, यू नो।
सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है सर। ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म चाइना का काफी प्रॉब्लम्स है उनके पास, बट ऑफ कोर्स वो काफी कुछ दे आर ट्राइंग टू फिक्स अप। वो इनके जो 3-4 इनिशिएटिव निकाले हैं, सिविलाइजेशनल, डेवलपमेंटल, यू नो दे टॉकिंग अबाउट कल्चरल, एंड देन नाउ पीस इनिशिएटिव इन लोगों ने निकाला है। तो ये हर जगह घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह पे तो ईरान सऊदी में तो कुछ ठंडा कर ही दिया मामला। अभी यूक्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बट रशिया से भी काफी कोल्ड शोल्डर टाइप मिला है उनको, इतना कुछ वार्म रिसेप्शन नहीं है। बट हाउ डू यू सी चाइना ट्राइंग टू काउंटर इंडियाज प्लेस? बिफोर वी, जो इंडिया चाइना के रिलेशन में जाने से पहले, चाइना इंडिया को कैसे अपस्टेज करेगा कि चाइना विल आल्सो से यार अब ठीक है, अब जो भी है वी हैव टू एक्सेप्ट इट? नहीं, आप अगर कुछ सालों से ग्लोबल टाइम्स या उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के आर्टिकल्स, हेडलाइंस कंपेयर करके देखेंगे 2018 के पहले वाले और 2018 के बाद वाले, तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। कम से कम 50% डाउन जो उनका टोन है वो डाउन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक। और कुछ कुछ पॉजिटिव आपको दिखेंगे आर्टिकल्स इंडिया के बारे में, जो पहले नहीं हुआ करते थे। पहले वो हमेशा डेमोक्रेसी को रिडिक्यूल करने वाले रिपोर्ट्स लिखते थे। ठीक। तो ये जो पूरा जो रीसेट हो रहा है, उस रीसेट में चाइना को समझ आ रही है कि युआन जो है करेंसी कैनॉट बिकम द रिजर्व करेंसी। वो ट्रेडिंग करेंसी बन सकता है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज का हेफ्ट है उनके पास, वो उनका पॉजिटिव है। बट कोई इसको स्टोर करके नहीं रखना चाहेगा युआन को। ठीक। इसीलिए वो ब्रिक्स के लिए पुश कर रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी के लिए। अब उनको ये समझ में आ गई है इसके बाद कि ब्रिक्स करेंसी की जो हैंडलिंग होगी, एक तो नेगोशिएशन तो चल ही रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर जगह माइंस मिल रही हैं, सब कंट्री बोल रहे हैं मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला। आज तक जो सब कुछ छुपा के रखा था बाहर आ रहा है। तो क्योंकि करेंसी को पैक करना है माइंस के साथ, वो जो कमोडिटीज हैं उसके साथ, तो ये चेंज है। अच्छा, तो चाइना को समझ आ रहा है कि ब्रिक्स की जो भी करेंसी का फॉर्मेट बनता है, तो उसका अगर रशिया या चाइना को हैंडलिंग करने को अगर उसने सोचा भी, तो सारे के सारे एप्लीकेंट्स भाग जाएंगे, सारे देश भाग जाएंगे। बिकॉज nobody wants to trust the transparency factor of the Chinese Communist Party. ट्रेडिंग के लिए युआन ठीक है, नॉट एज अ रिजर्व करेंसी। ठीक है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ब्रिक्स प्लस में, बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहेंगे कि इंडिया इसको हैंडल करे, ये जो पूरा सेटअप है और जो ट्रांजैक्शंस होगा उसका। कोई नहीं चाहेगा कि मॉस्को या बीजिंग से हो। और ये हकीकत धीरे धीरे शी जिनपिंग को समझ आ रही है, व्लादिमीर पुतिन को भी समझ आ रही है। बीच में जो रिपोर्ट आया था, अभी जो आया है, जो लैवरोव ने बताया कि रुपीस हमारे साथ, हमारे पास बहुत सारे इकट्ठा हो गए, पता नहीं हमें क्या करना। ठीक। ये जो है, ये मैंने चिट्ठी मीडिया पे जब टॉक्स दिया था तब भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पे ये चल रहा है कि इंडिया एंड यूएई वांट्स कि चाइना बाइज ऑयल इन दिरहम। इसके लिए ये सेटअप रेडी किया गया था। अब हमें ये समझना है कि अगर रशिया की आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे पास रुपीस बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, तो रिजर्व करेंसी होती ही ये है, वो ज्यादा इकट्ठा होनी ही चाहिए, तब भी वो रिजर्व करेंसी होती है। राइट। जब दो देश के पास, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज के पास जब रुपीस ज्यादा एक्यूमुलेट होके इकट्ठा हो जाएंगे, तब जाके रुपीस रिजर्व करेंसी बनता है। राइट। जैसे अभी डॉलर का है जो सबके रिजर्व्स में है। राइट। तो ज्यादा इकट्ठा होना ही होता है, तब भी वो स्टेटस मिलता है। इट्स नॉट अ कंप्लेन एक्चुअली। ठीक है। दूसरा जो था, जो मैंने बताया कि द एम इज कि चाइना शुड बाय ऑयल इन दिरहम। इसके लिए इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया ट्रेड कि इंडिया के पास रूबल्स इकट्ठा हो, रशिया के पास रुपीस इकट्ठा हो, और जो रशियंस जो हैं वो जो है वो चाहे कि चाइनीज शुड बाय ऑयल इन दिरहम। ये इसके लिए ये सेटअप क्रिएट किया गया था। अब जहां तक ब्रिक्स करेंसी का सवाल है, एक बार जब ये आ जाएगा तो उसके पायलट ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे। फिर तो कोई ये इशू नहीं होगा कि किसी कोई कंट्री की करेंसी एक्सेस इकट्ठा हुई,
क्योंकि सबकी नेशनल करेंसीज इंटरनल इकोनॉमी के लिए रहेगी और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ब्रिक्स करेंसी रहेगी। तो जहां तक वो सवाल है, देयर इज नो इशू अबाउट इट। और सऊदी अरेबिया जो है वो अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स की बैंक है उसका मेंबर होने जा रहा है, उसने एप्लीकेशन दे दी है। तो दिस इज द पाथ अहेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपसे मैं इसके ये जो रशिया का चक्कर हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करना चाहूंगा। उसके बाद मेरे को इंडिया चाइना रिलेशंस में आना है, थोड़ा सा और डिस्कस करना है, बिकॉज इकोनॉमिक रिलेशन जो इंडिया चाइना का है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट अभी दिखना शुरू हो गया है, व्हिच आई विल आस्क यू। बट ये जो रशिया का एक स्टेटमेंट आया था उसके बाद बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई कि हमारा एक छोटा सा एनर्जी डेलीगेशन चुपके से ईरान गया था एंड रशिया से थोड़ा सा हमने टेपर डाउन करा था इंपोर्ट्स। ये क्या हुआ था सर? ये कुछ मैसेजिंग चली थी, क्या हुआ था? ये जो यू नो कि भाई हाँ ठीक है आप ये कर रहे हो बट प्लीज अंडरस्टैंड आप वी हैव ऑप्शंस आल्सो। ये क्या था? व्हाट वाज दिस? दिस नहीं, ये इसका ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली जो ईरान के ऊपर भी सिमिलर सैंक्शंस हैं जो रशिया के ऊपर है, ठीक। और उनके साथ जो हमारा ऑयल का डीलिंग है वो बहुत ही कम रहा है, क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद हमने मेजॉरिटी डिस्काउंट्स जो थे वो रशिया से नेगोशिएट करके लिए थे। तो ईरान के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है वो दो तरफी है। एक तो बायलैटरल करेंसी में जो ऑयल का ट्रेड है उसका नेगोशिएशन चल रहा है, और दूसरा जो चल रहा है वो है कि कैसे ये जो ब्रिक्स करेंसी का नेगोशिएशन होगा उसमें कमोडिटीज के पेगिंग के फॉर्मूला का चल रहा होगा। दिस इज माय गेस, बिकॉज ईरान के पास ऑयल एंड गैस है बिल्कुल वैसे जैसे सऊदी एंड कतर एंड यूएई हैज, राइट। और वो तीनों एप्लीकेंट्स हैं। Saudi Arabia is an applicant, UAE is an applicant, Yes. and Iran is Yes. also an applicant. ठीक। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स खोजे जा रहे हैं खाली डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड के ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं। दूसरा प्रोस्पेक्ट ये भी चल रहा है रिगार्डिंग द ट्रांजिट कॉरिडोर, जो INSTC की बात हो रही है, जहां पे रशिया से हम कनेक्ट होते हैं फॉर सप्लाईज। तो फ्यूचर में जैसे हम देखेंगे कि रशिया नीड्स अ लॉट ऑफ स्टफ, मैन्युफैक्चरिंग स्टफ, और वो चाहेंगे कि इसका जो ट्रेड रूट है वो ईरान थ्रू आए, बिकॉज दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट। तो चाबार वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करने के लिए भी ये मीटिंग्स हो सकती है। तो वन ऑफ द रीजन कुड बी दिस, क्योंकि आप जितना स्मूथ करेंगे अपनी सप्लाईज रशिया तक पहुंचाना, उतना उनका जो रुपी एक्यूमुलेशन वाला जो उनका कंप्लेन है दैट कैन बी सॉल्व्ड फास्टर, ठीक। तो वन कुड बी दिस। मुझे नहीं लगता है दिस इज अबाउट ऑल्टरनेटिव, बिकॉज ईरान जो है वो तो जब से सैंक्शन लगे हैं तब से पुश कर रहा है कि आप हमसे ऑयल आपने परचेज करना बंद कर दिया है तो जल्दी स्टार्ट करें। तो दैट इज अ नॉर्मल नेगोशिएशन विच गोज ऑन। दिस हैज नथिंग टू डू विथ रशिया फ्रैंकली। जहां तक रशिया का सवाल है, तो जो मुझे समझ में आता है कि एक बार जब वेस्ट का क्राइसिस शुरू होगा, जो मेरा प्रेडिक्शन है या अजम्पशन है वो ये है कि बहुत सारे हमारे आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए रशियन मार्केट का ऑप्शन दिया जाएगा, और उसके लिए सिटीजन्स टू सिटीजन्स कुछ डील साइन हो सकती है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग इन द फ्यूचर। पर उसके लिए वेस्ट का क्राइसिस जो है वो आगे बढ़ेगा, थोड़े और ले ऑफ्स होंगे आईटी सेक्टर में, और उसके बाद हम ऐसा कुछ मूव देख सकते हैं जहां पे इंडिया और रशिया के बीच पीपल टू पीपल टाइज के ऊपर कुछ बड़ी डील्स हो जाएं, जिसमें ना सिर्फ एजुकेशन डिग्रीज को एक्सेप्ट किया जाए, एक्नॉलेजमेंट दिया जाए कि अगर आपने इंडिया में कंप्लीट किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड वैलिड हियर, बट ऑल्सो फॉर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे आईटी सेक्टर में हिट होंगे विद दिस डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं तो उनको अकोमोडेट करना है, इधर मिडिल ईस्ट या रशियन मार्केट। एंड रशिया का जिस तरह से इकोनॉमी दिख रहा है, इट सीम्स लाइक इट इज नॉट जो ये बोल रहे थे कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ
It ऐसा is भी one of the, किया। it is right now the richest economy in terms of commodities. ये IMF का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है, एंड IMF का रिपोर्ट है। या आज के दिन रशिया इज द रिचेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, ये तो आर्कटिक अभी मेल्ट भी नहीं हुआ है, उससे पहले की बात, अभी की बात कर रहा हूं मैं। सर इंडिया चाइना पे आते हैं, जो ट्रेड है बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाइना में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन लोगों ने हमारे से कोई 5,000 टन कॉटन खरीदा है गुजरात से। वो तो काफी जला होगा, बिकॉज एक टाइम था कि चाइना पाकिस्तान को बोलता था डेयर यू बाय कॉटन फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान को लेने नहीं दिया, अब खुद आके ले लेते हो। वो बेचारा पाकिस्तान तो छोड़ दो, अभी उनको तो क्या करना बेचारे, वो यू नो दे आर डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 साल से सर हमसे राइस ले रहे हैं, ठीक है, 3 इयर्स हो गया सर। इस बारी भी आई बिलीव द राइस ऑर्डर इज जस्ट अबाउट टू कम। वो मॉनसून टाइम में वो लेते हैं हमेशा हमसे। आप हमसे कॉटन ले रहे हो, विच आर योर एसेंशियल्स। एक टाइम था इंडिया वाज दिस डिपेंडेंट, अभी ये आपको दिख रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी विल स्टार्ट गेटिंग इंटरडिपेंडेंट ऑन इंडिया एज वेल। ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? आपको आपको आदि जी ये समझना है कि ये जो सेक्टर्स जो थे, जो आर्टिफिशियली सप्रेस कर दिए गए थे, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस एंड प्रेशियस मेटल्स, ये सारे सेक्टर्स आगे बूम होने हैं। जिन्होंने भी, जितने मेरे ग्रुप्स में थे, मुझे जो मैंने प्रेडिक्ट किया था नवंबर 2021 के आसपास, अक्टूबर नवंबर, जब गोल्ड का 47,000 रेट चल रहा था, 47 48 समथिंग, तब भी मैंने उनको बताया था कि इट इज गोइंग टू बी 63 to 75,000 बाय दिसंबर 2023। ठीक है, तो जितनों ने भी लिया है सबने बेनिफिट किया। नेक्स्ट जो था, मैंने अदानी पोर्ट्स के बारे में उसी दिन एफपीओ के दिन बोला था कि अदानी पोर्ट्स इज गोइंग टू बिकम 1100 बाय मिड 2024, राइट? इट्स राइट नाउ 700 के आसपास, राइट? तो अगर आप जियोपॉलिटिकल मूव्स पढ़ सकते हैं तो यू कैन प्रेडिक्ट ऑल दिस। तो गोल्ड जो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेशियस मेटल्स, जिससे पेगिंग भी होगी करेंसी की, तो जहां तक मुझे समझ में आता है 67,000 तक इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। एनीबडी शुड बाय एंड नोबडी शुड टेक ईटीएफ, क्योंकि पेपर एसेट का पता नहीं वेस्ट में फिर क्या होना है, क्योंकि उतना फिजिकल एसेट है नहीं। ठीक है, वी शुड नॉट टेक रिस्क, वी शुड बाय फिजिकल एज लॉन्ग एज पॉसिबल, हार्ड गोल्ड। या हार्ड गोल्ड। और उसी के साथ सिल्वर भी रैली होता है गोल्ड के पीछे पीछे। सो बोथ द प्रेशियस मेटल्स आर गुड। तो ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं जो आर्टिफिशियली सप्रेस कर दिए गए थे यूएस डॉलर को कंटिन्यू रखने के लिए, वो सब अब फुल फ्लेज बूम होंगे, वो पूरी स्प्रिंग छूटेगी, राइट? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग और फूड स्पेसिफिकली आप बता रहे हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी, इट्स अ ग्लोबल इशू। अब ये कोई नेशनल इशू नहीं रह गया है, इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल इशू। and India and Russia both are Ukraine. These are food baskets of the world. Yeah. तो ज्यादा से ज्यादा इसका मैंने तो पहले ही लिखा है, आई थिंक 2 साल हो गए, मैंने लिखा था कि इंडियन फार्मर वुमेन विल बी टेकिंग मसाजेस इन द वेस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न वुमेन। तो हाँ, नेक्स्ट डिकेड ये होना ही है, नोबडी कैन स्टॉप, राइट? तो बिकॉज ये सेक्टर्स बूम होंगे, जितने भी ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे जो आर्टिफिशियली सप्रेस कर दिए गए थे, ये सारे बूम होंगे, ये सारे बूम होने। प्रॉब्लम है हमारे में पेशेंस नहीं है। हम लोग ना बोलते हैं बस अभी हो जाए, बस क्या हो रहा है, मोदी साहब कुछ कर नहीं रहे। हाँ, ये बीमारी, ये इस पे तो मुझे बोलना है, ये बीमारी जो है हमारे इंडिक एक्सपर्ट्स में मैंने बहुत देखी है, और पिछले 6 महीने में तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, बहुत ही ज्यादा है। हाँ, तो पता नहीं क्या, 2014 के पहले तो कोई दिखाई नहीं पड़ता था, अचानक से कुछ ज्यादा ही प्रो हिंदू हो दिख रहे हैं। और जहां तक मुझे समझ आता है, इनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनको डेसिफर नहीं हो पा रहा है कि गवर्नमेंट के मूव्स क्या हैं और कब होने हैं। तो वो चिल्लाते रहते हैं, फिर उनको मतलब बड़ा बड़ा सैड स्टोरी है उनका। और दूसरा, उनको लगता है कि हम जो हैं वो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, तो गवर्नमेंट हमको बुला क्यों नहीं रही, हमारे व्यूज, हमारे इनपुट्स क्यों नहीं ले रही, हमको पूछा क्यों नहीं जा रहा।
ये बड़े दुख दर्द हैं हमारे राइट विंग वाले कुछ एक्सपर्ट्स लोगों के, बड़े बड़े, छोटे भी नहीं, बड़े बड़े। हाँ हाँ, तो जिसका कोई मतलब दिमाग का प्रॉब्लम है, अब इसका क्या सॉल्यूशन करें, इसका कुछ नहीं हो वही सकता। है ना सर, मैं जब उनको से बार बार बताता हूँ कि मोदी जी के पास 30 से 40 साल की पूरी ब्लूप्रिंट टाइमलाइन है। वो तुम्हारे मेरे किसी के कहने से कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। उनको जितना रोना है रो लो, कुछ भी नहीं होने वाला। उनके पास क्लियर टाइमलाइन और पाथवे है 30-40 इयर्स का। और जयशंकर जी का स्टेटमेंट अभी आ चुका है, मैं तो ये कब से बोल रहा हूँ, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमसे नेक्स्ट 25 इयर्स का मांगा है। थिंक अबाउट 25 हाँ, इयर्स। हाँ, हाँ। तो बहुत ही क्लियर है, वो आपके लिए टाइमलाइंस नहीं चेंज करने वाले। अच्छा, आप बोल रहे हैं मंदिर को फ्री कर दो, तो कौन सा नया बता रहे हो, उनको पता ही है, पर वो उनकी टाइमलाइन पे करेंगे, आपके टाइमलाइन पे नहीं करेंगे। ये ठीक। बड़ा चक्कर है सर। आई मीन दिस इज आई समथिंग आई सी एवरीबॉडी इज बिकम एन एक्सपर्ट। जैसे हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, हम सही है गलत है वो आदि जी व्यूअर्स की। देखिए, एक्सपर्ट्स होना गलत बात नहीं होती। गलत बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कोई गवर्नेंस की जरूरत नहीं होती। गवर्नेंस की जरूरत होती है मासेस को। ठीक है। उनके बारे में कौन सोच रहा है? तो देश देश जो है पूरा, गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बनी है, वो करेक्ट। बनी है मासेस के लिए। तो मासेस का रूटीन खराब करके, केओस करके, इकोनॉमी खराब करके कोई ड्रास्टिक स्टेप ऐसे नहीं लिया जाता बिना आगे पीछे की सोचे। ठीक। अच्छा, अच्छा, आप कितने भी आपके वो कट्टर वाले थॉट्स हो, आप जरा जाके पूछें, आपके फैमिली मेंबर्स ही आपको वोट नहीं देंगे। जाके जरा बताएं मेरे ऐसे विचार हैं, नहीं मिलेंगे वोट, आपके फैमिली मेंबर्स के भी नहीं मिलेंगे। तो हर कुछ ये नहीं होता व्हाइट एंड ब्लैक, बीच में ग्रे भी एग्जैक्टली। होता है, बीच में ग्रे होता है। और पॉलिटिकल रियलिटीज तो होती है जिसको दैट इज, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके या बारे में। तो आप डेमोक्रेसी छोड़ दीजिए, डिक्टेटरशिप बना दीजिए, तो सब वैसे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो नहीं करना, हमको फ्री स्पीच चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ना 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 ये मत करो, ऐसे कैसे होगा सर? नहीं, और फिर जो भी, अगर आपका ओपिनियन सही हो सकता है, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस भी सही हो सकती है, पर टाइमिंग तो आपको डिसाइड करने नहीं मिल सकता। उसके लिए तो फिर आप आ जाओ पॉलिटिक्स में। और मैं बता रहा हूं ना, आपके कितने भी कट्टर थॉट्स हैं, आपके घर के फैमिली मेंबर्स आपको वोट नहीं देंगे, दूसरों के तो भूल ही जाओ। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। है ना? तो कोई भी डिसीजन होता है, उसके आगे पीछे 50 फैक्टर्स होते हैं जिसको सबको सेट करना पड़ता है, उसके बाद कोई डिसीजन डिक्लेयर होता है या इम्प्लीमेंट होता है, जो आपको नहीं पता है वो फैक्टर्स। और जैसे मैं बता रहा हूं कि एक्सपर्ट्स को कोई गवर्नेंस की जरूरत नहीं होती। गवर्नेंस की जरूरत होती है बेचारे मासेस को, जिनका 9 to 5 का रूटीन होता है, वो आर हार्डली मेकिंग देयर लाइफ वर्क। उनका डिस्ट्रॉय करके तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते चीजें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एंड नॉट जस्ट कि भाई क्योंकि नहीं 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 वो ना लोग बुरा मान जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बारे में नहीं कर अच्छा, सकते। दूसरा क्वेश्चन मुझे जो आता है वो ये आता है कि बंगाल में हिंदू भाई बहन मर रहे हैं, केरला में हो रहा है, कश्मीर में होता था, मतलब अब कम हो गया है लेकिन होता था, जो भी है। और कुछ स्टेट्स में भी ये बढ़ता चला जा रहा है। तो व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग? तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई तो कॉस्ट भरेगा ना। आपने 60 इयर्स जिस पार्टी को वोट दिया, उसका उसका इफेक्ट है ये जो जो लॉस आपको हो रहा है अभी। अच्छा, और ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस लाने के लिए अब टाइम नहीं बचा है कि मैं एक जगह जाके पैच वर्क कर दूं, जबकि एक ग्लोबल इशू हाथ में पड़ा है जिसके लिए एक मैक्रो सॉल्यूशन की जरूरत है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन में, मतलब मिडिल ईस्ट में सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन करने जाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा जो मैक्रो सॉल्यूशन सोचा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। राइट? जो इनको समझ नहीं आ रही है, इनको लग रहा है अच्छा वहां मर गए, यहाँ मर गए, कोई कुछ नहीं कर ना रहा। सर, आई मीन वो कौन मर रहा है पता है? जो आपके ग्रैंडफादर्स और आपके पेरेंट्स ने 60 इयर्स जो वोट दिए, वो उसका कॉस्ट भर रहे हैं वो। ठीक है? तो कॉस्ट तो लगेगा। अगर मैक्रो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो कॉस्ट तो लगेगा।
सैड बात है लेकिन कॉस्ट तो लगेगा। नहीं, बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है सर, बट आई अच्छा, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे, इफ देयर इज अ नंबर बियॉन्ड 100 आउट ऑफ 100 आई एग्री विद यू। हाँ, और हमारी फिर एक जो पूरी और जनरेशन ने हमारे साथ, यू नो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ही ने वोट दिए ना, किसने दिए? हमने दिए। हाँ, फिर तो अचानक से अब आप चिल्ला रहे हो कि ये हो गया वो हो गया। अब तो पहले डेथ्स नहीं दिखाई देती थी, जब पूरा कश्मीर खाली हुआ तब कहाँ थे आप? वेयर वर यू? तभी तो आप कांग्रेस को वोट देते थे। आफ्टर दैट एज वेल, पार्टीशन हो गया तब भी आपने कांग्रेस को वोट दिया, राइट? जब उस पार्टीशन को नॉन वायलेंट बोला गया, नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस बोला गया, तब भी तो आप ताली बजा रहे थे। तो उसका कॉस्ट कोई तो देगा। वही कॉस्ट दे रहे हैं हम बंगाल में, केरला में और कश्मीर में, एब्सोल्युटली राइट? सर। अभी थोड़ा सा इंडो पैसिफिक पे चलते हैं। इंडो पैसिफिक में तो ऐसा है कि काफी लोगों को आग वाग लग गई थी यहाँ पर, तो यार ये क्या हो गया, मोदी साहब कहाँ से? एंड अ लॉट ऑफ पीपल से यार नहीं मोदी को सेल्फ पर्सनल रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये है उसका कोई दोस्त होगा यार होगा। इनको ये नहीं समझ में आता कि जब मोदी साहब को कोई नमस्ते करता है इन अ फॉरेन ट्रिप, ही इज एक्चुअली डूइंग नमस्ते टू ऑल ऑफ अस। टू ही द इज आवर इंडियंस, रिप्रेजेंटेटिव। करेक्ट। ही तो इज ये जस्ट तो, होल्डिंग एन ऑफिस। yeah, he's our representative. It is us who's doing everything, and we send him and say, sir, okay, you can go and represent us. It's so amazing. The respect is being given to us, but people They don't don't like understand. that as well. There are people who don't like that as well. मतलब हमको जूते मारते रहो, वो ठीक है। सही है। Sir, how do you see the Indo-Pacific visit, sir? सी इंडो पैसिफिक, जैसे मैंने बताया कि इंडो पैसिफिक इज द ओनली रीजन विच इज एन ओवरलैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिमार्केट होगा, कि सपोज से एग्जांपल श्रीलंका इज इन अवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वहां पे फिर चाइना चोंच आके नहीं मारेगा जब भी ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक, बिल्कुल वैसे वहां पे इंडो पैसिफिक में भी कुछ ना कुछ तो नेगोशिएशन होना है। अब हकीकत इंडो पैसिफिक की ये है कि वो सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को वही तिब्बत की रिवर्स और चाइनीज रिवर्स से वाटर आता है, और उसी पे डैम जो बने हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ठीक, अब चाइना की दिक्कत ये है कि सारे 10 के 10 नेशंस जो हैं, इंक्लूडिंग जो पीओके के बाद बचा कुचा पाकिस्तान रहेगा, वो इंडिया और बाकी के 8 कंट्रीज, ये ऑल दिस 10 कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फ्लोज एंड ये बाकी के साउथ ईस्ट एशिया तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। तो दिक्कत ये है कि अगर इंडो पैसिफिक या साउथ चाइना सी का जो पोर्शन बोलते हैं, अगर इसमें चाइनीज हेजेमोनी या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में उनको देने की बात भी हुई, तो ये सारे देश विरोध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका डिपेंडेंस यही वाटर फ्लोस के ऊपर है, जैसे इंडिया का और पाकिस्तान का जो तिब्बत रीजन में से आता है, राइट? इवन ब्रह्मपुत्रा विच इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो ये देश चाहेंगे कि वो इंडिया की लीडरशिप के अंडर रहें इंस्टेड ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो यही ओवरलैप है इंडो पैसिफिक का, जहां पे वो चाहते हैं कि साउथ चाइना सी वाला पूरा रीजन उन्हीं को मिले, राइट? तो दैट इज द पॉइंट ऑफ टसल। अब इंडो पैसिफिक का दूसरा ये है कि चाइना और रशिया जो बोल रहे हैं, जो मतलब शी जिनपिंग की जो लास्ट विजिट थी पुतिन के साथ, उसके बाद जो स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने क्लियर बोला कि एशिया इंडो पैसिफिक को हम काउंटर करने वाले हैं विथ क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड इस्तेमाल नहीं करते वो बोलते हैं इक्वल एंड ओपन एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी, जबकि इंडिया बोलता है फ्री एंड ओपन, राइट? जापान भी बोलता है फ्री एंड ओपन, यूएस भी बोलता है फ्री एंड ओपन। तो दर्शकों को ये दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। फ्री और इक्वल जो होता है वो दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। अगर आप फ्री हो तो आप इक्वल नहीं हो, अगर आप इक्वल हो तो फिर आप फ्री नहीं हो। ठीक, तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो रशिया एंड चाइना आर सेइंग फ्री की जगह वो बोल रहे हैं इक्वल। जब इक्वल की बात होती है तो यू आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन ऑफ वन विद द अदर। तुम्हारा राइट कितना है, मेरा राइट कितना है। जब आप फ्री बोलते हैं तो वो सबके लिए फ्री है,
इट्स अ फ्री नेविगेशन, सबके इट्स अ लिए फ्री सेम। नेविगेशन, हाँ हाँ जी। फ्री नेविगेशन, ठीक। हम्म, तो फ्री नेविगेशन तो जापान एंड इंडिया एंड यूएस, क्योंकि हम वो रीजन में है ही नहीं, तो विल से हमें फ्री नेगोशिएशन चाहिए। सो वी टॉक Absolutely. अबाउट दिस फ्री इंडो पैसिफिक। अच्छा, दूसरा काउंटर ये है कि इंडिया जो बोलता है इज टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिंग यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ, जबकि यूएस जो है वो बोल रहा है कि मैं और मेरे ग्रुपिंग के जो पार्टनर नेशंस हैं उन्होंने जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाया वो वाला, यूएन वाला नहीं, राइट। दिस इज अनदर क्लैश व्हिच इज हैपनिंग, right? So when India is saying free and open, India is saying rules based order based on UN charter and international law, but US is saying rules based order of my allies, ally countries, And who right? decided that? No one knows. UN वाला नहीं, Hmm. US saying clearly saying no, UN वाला कुछ नहीं, right? So this is a clash which is happening between the three poles in the South China Sea. तो आगे जो भी नेगोशिएशन होना है इसी पे होना है। और जिस तरह से मैंने बताया कि इंडिया की पार्लियामेंट सबके लिए बनी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जितना भी एक्सपांस रीजन है, तो विच इज वाई वी आर सीइंग के कंबोडिया के किंग जो आ रहे हैं आफ्टर 60 years, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, धीरे धीरे जो है इवेंट्स होंगे जो स्केड्यूल किए जाएंगे, जहां पे लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा भी लेंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज, ये डिकेड में आप देखोगे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठे हुए। The चक्रवर्ती सिस्टम। हाँ सर यूएस में क्या हो रहा है, ये प्रिंट तो करेंगे ठीक है। बाइडेन साहब इज गोना टेक ये इकोनॉमी का जो कचरा होने वाला है वहां पर, हाउ डू यू थिंक इज गोना इफेक्ट देम पॉलिटिकली? आई मीन देखिए, प्रिंट करके अपने बंदों को पैसे पूसे दे के, हाँ ठीक है इन्फ्लेशन थोड़ा वो हैंड आउट कर कुरा के थोड़ा वो वहां पर ना वो बड़ा सोशल बेनिफिट्स करके सीधा कर लेंगे अपने आप को, जो भी करके दे विल फिगर अ वे आउट, एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट यूएस। जो भी कह लो, they've got that system of self correcting, वो कुछ ना कुछ करके ना सीधा कर लेते हैं अपने आप को। बट have वो they gone सीधा over the हुआ edge? नहीं होता है, इस बारी थोड़ा ज्यादा नहीं निकल गए ये लोग। सीधा नहीं हुआ होता है। दे हर एक प्रॉब्लम का उनका एक ही सॉल्यूशन है, विच इज प्रिंट मोर, वो राइट। मतलब they'll handle it. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैंडल्ड दिस टाइम, राइट, क्योंकि इस बार जितना प्रिंटिंग होगा वो पूरा इन्फ्लेशन अमेरिकन को ही पास होगा, और ये फेस रिपिंग इन्फ्लेशन होने वाला है, जहां पे स्ट्रीट क्लैश, और वो कुछ वीडियोस तो आपने देखे होंगे कैसे रिटेल स्टोर्स में चोरी होता है सब, राइट। तो Literally वो तो looting. पूरा दिख ही रहा है कि दिस इज अ स्क्रिप्टेड कोलैप्स। और फिर जैसे ही हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म, हर जगह कैपिटलिज्म जो होता है उसका बर्थ जो होता है वो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज से होता है। अगर आप कोई भी जो गूगल या इसके फेसबुक के हेड हैं, तो बताते हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं देते स्मार्टफोन, वो फेसबुक का एक्सेस नहीं देते, राइट, वो खुद वो ट्विटर का एक्सेस नहीं देते। तो हमेशा कैपिटलिज्म का बर्थ होता है ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज के साथ। एक बार कैपिटलिस्ट एस्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर उनको ये चीप लेबर सप्लाई चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो ये सारे वेव स्पॉन्सर करते हैं, फेमिनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, वोकिज्म, ये सब इलीगल्स को बॉर्डर से लेके आना। अब कोई बोलेगा कि बांग्लादेश से अगर कोई एंटर हो रहा है तो यहाँ के कैपिटलिस्ट को क्या फायदा, वो थोड़ी स्किल्ड लेबर होता है जो एम्प्लॉयमेंट ले लेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब बांग्लादेश बॉर्डर से इलीगल्स आते हैं तो उनका फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हाउसिंग सप्लाई, ये सारा बर्डन आपके ऊपर आता है, राइट, जिसकी वजह से ओवरऑल द इकोनॉमी हैज टू एब्जॉर्ब दैट कॉस्ट, जिससे लेबर सप्लाई फिर चीप होता है कैपिटलिस्ट के लिए, ठीक है। तो एवरीवेयर ये सेम फिनोमिनन है कि कैपिटलिस्ट वुड वांट इलीगल्स, वोकिस्ट, फेमिनिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, क्योंकि इस सब से फैमिली ब्रेक होती है और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स मिल पाते हैं, क्योंकि फैमिली ब्रेक हो गई तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो ज्यादा से ज्यादा परचेस करवाता है आपको, टू कीप यू हैप्पी, स्टेबल, राइट। सो कैपिटलिस्ट वांट
मिनिमम मेंबर्स इन द फैमिली, और वो चाहते हैं कि चीप से चीप लेबर सप्लाई उनको मिले। तो जितना ज्यादा फैमिली ब्रेक होगी उतना ज्यादा दे विल हैव मोर एंड मोर एम्प्लॉइज। ठीक है। तो इसी के चक्कर में ये लोग सारे वेव स्पॉन्सर करते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद पता चलता है इन सब वेव्स की वजह से स्टेट बैंकरप्ट हो गया, बिकॉज दे स्टार्ट आस्किंग फ्रीबीज। और फिर स्टेट बैंकरप्ट होने के बाद कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं भाग के। तो ये ही साइकिल है इनका पूरा। ये बड़ा आई मीन बड़ी इंटरेस्टिंग है ये जो कहानी अभी चल रही है सर। मैं काफी टाइम सोचता रहता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं यार, बंदे बुलाई जा रहे हैं। एंड इंस्टाग्राम में आप देखो इतने सारे गए हुए हैं, वो बाइडन वीडियोस ने डालते दरवाजे हैं। खोल दिए, बाइडन ने पूरे हाँ दरवाजे खोल दिए। लिटरली सर, नीचे से जाते हैं एंड वहां पर देयर इज अ सेट ऑफ लॉयर्स स्टैंडिंग देयर, उनको लेते हैं, वो फटाफट पेपर वर्क करते हैं, 1.5 महीने के अंदर ग्रीन कार्ड। वो यार लोग जो बेचारे पढ़ पढ़ के परेशान हो रखे हैं यहाँ पर कि भाई हम कुछ करेंगे, हमको जाना है, हमने ये करना है, वो देखते हैं यार ये क्या हो रहा है। वो ऐसी आई मीन इट्स रिडिकुलस जो भी हो रहा है, इट्स क्वाइट और रिडिकुलस। जिन लोगों को कोई हिंट नहीं है कि कितने बड़े चेंजेस आ रहे हैं, वो बेचारे पेरेंट्स इतनी हेफ्टी फीस भर के वेस्ट में एडमिशन ले रहे हैं अपने आई नो बच्चों का। एग्जैक्टली। इतनी हैवी फीस भर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि जब 2-4 साल बाद कोर्स कंप्लीट करके बच्चा बाहर आएगा तब तक तो 60% सैलरी कट हो चुकी होगी वेस्ट में। वो फिएट प्रिंटिंग मशीन बंद हो चुका होगा और मिलने ही नहीं वाले वो पे स्केल जो वो सोच रहे हैं। सर मजा आ गया ये बात करके। अभी मैं ऑफ कोर्स मैंने जैसे प्रॉमिस किया था सर ऑडियंस को कि मैं आपकी बुक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहले तो इंस्पिरेशन बताइए सर, ये कहाँ से आपने आई मीन बुक्स नॉर्मली लिखते हैं लोग काफी यू नो ये वो पूरा देयर इज अ होल तामझाम दैट इज इन्वॉल्वड इन अ बुक। वो ऐसे लिखना बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट समथिंग। एंड मैं भी कभी कभार लिखता था इन टर्म्स ऑफ थोड़ा बहुत आर्टिकल लिखता, तो बुक इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो कहाँ से आइडिया आया, क्या प्लान है, what are you doing after this also sir? So it really takes a lot of hard work, क्योंकि राइटिंग बुक इज अ बिग, मतलब छोटे छोटे एफबी पोस्ट और ट्विटर तो समझ में आता है सबको, बट राइटिंग अ बुक इज अ बिग टास्क, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर चाहिए, एक फ्लो चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, और यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग कंटेंट एज वेल। तो मेरे जो को ऑथर्स हैं के सिद्धार्थ जी, he's a mentor to me, और ये उनकी 48th बुक है। दिस इज द 48th बुक ऑफ हिज, Wow. राइट? दिस इज माइन इज फर्स्ट, हिज इज 48th। तो बहुत हमने रोज हमारे डिस्कशंस होते थे कि हाउ द चैप्टर शुड गो, एंड he is interdisciplinary expert, फ्रॉम जियो इकोनॉमिक्स टू जियो स्पेशल से लेके स्पेस लॉस तक, एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये बुक, इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ, आई थिंक अबाउट 8 to 10 months to make this book and bring it to fruition। और इसमें इंस्पिरेशन इस बात का था कि पब्लिक को जो बताया जा रहा है मीडिया में, राइट, द मेन थॉट प्रोसेस इज कि जितने भी इंटेंट्स, रियल इंटेंट्स हैं, वो पब्लिक को जानना जरूरी है जियोपॉलिटिक्स में। जो नरेटिव्स फैलाए जाते हैं, कैसे वॉरफेयर होता है जियोपॉलिटिक्स का, और कैसे झूठ बोला जाता है, और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। So all of these we have covered in this book. The book is titled Geopolitics: Decoding Intents, Narratives, Lies and Future, and it is available on Amazon and Flipkart। और obviously इसके अंदर we have पूरा जो colonization of minds हुआ है last 100 years में, इसका पूरा जिक्र किया गया है कि कैसे कैसे वेस्ट ने सॉफ्ट पावर कोलोनाइजेशन किया। चाहे वो आप कोई भी उनकी मूवीज उठा लो, हमेशा देयर इज अ यूएस प्रेसिडेंट सेविंग द वर्ल्ड, आपको हर एक चीज में दिखेगा। मतलब जब हम छोटे भी थे तब कुछ वो शोज आते थे, स्मॉल वंडर, जिसमें एक विकी करके रोबोट हुआ करती थी। उसके बाद आई ड्रीम ऑफ जीनी आता था। उसमें तो कुछ एपिसोड्स ऐसे भी थे जहां पे बताया गया कि कैसे मिडिल ईस्ट का सारा ऑयल कब्जा कर लेना चाहिए, ऐसी भी स्क्रिप्ट है उस एपिसोड्स में। तो बहुत कुछ क्यों बड़े क्लियर पता innocent लगते चलता थे है सर। कि पूरा एक सॉफ्ट पावर मशीनरी था
जो हार्ड पावर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए वो लोग चलते थे, राइट. एंड जीनी वाज नो लेस देन, जितनी भी विश है, शी इज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, और यूएस की जितनी भी विश है वो पूरी करती थी. और जो कास्ट था उसके साथ, वो भी नासा का बंदा था जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनता था, नॉट द नासा. उसकी बोलने की स्टाइल सब कुछ मिलिट्री वाली. एंड दिखाया गया कि इज वर्किंग इन नासा. तो ये पूरा एक सॉफ्ट पावर कोलोनाइजेशन जो आज भी हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे बच्चे जो हैं वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिसमें सुपरमैन है, ही मैन है, स्पाइडरमैन है, राइट, बैटमैन है. बट व्हाट अबाउट आवर हीरोज, राइट? अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल वाले भी जाने दो, 1947 के वॉर बाद वाले जितने भी वॉर्स हुए, वो हीरोज क्यों नहीं है जो हमारे पास रियल हीरोज हैं, राइट? तो जितने भी हमारे फोर्सेस वाले हैं, तो ये पूरा एक कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड है जिससे हमें बाहर निकलने की बहुत बहुत जरूरत है. ये हर एक चीज को, वेस्टर्न को सुपीरियर मान के चलना, वेस्टर्न को मॉडर्न के साथ इक्वेट करके जो पूरा एक मेंटल गेम खेला जाता है, राइट, जो मीडिया में भी चलता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में चलता है. जैसे ये जीडीपी का फॉर्मूला ही मैंने बताया कि इट इज फ्लॉड, बट इट इज स्टिल वर्किंग, इट इज स्टिल वर्किंग, राइट? तो यही है. द बुक कवर्स अ लॉट मैनी ऑफ थिंग्स. स्पेस वॉर्स का इसके अंदर जिक्र है, डॉलराइजेशन का जिक्र है, डी डॉलराइजेशन का पूरा जियोपॉलिटिक्स क्या हुआ वो है उसके अंदर. द गुड ओल्ड गोल्ड इज कवर्ड, डेजर्ट विदाउट ऑयल इज कवर्ड, जिसमें जो इस्लाम रिलीजन का कैसे वहां पे इम्पैक्ट है, जहां से उसका ग्रोथ कैसे हुआ, वो प्रैक्टिसेस कैसे शुरू हुई, उसका पूरा नरेशन दिया गया है. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूरोप, दैट इज कवर्ड इन द बुक. एंड हाउ भारत इज गोइंग टू बिकम द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि एक जो रीइमर्जेंस होना है धर्म का, वो तो आप नई पार्लियामेंट से देख ही रहे हैं कि कैसे शुरू होगा. और that is what all that this book covers, so the readers can go and buy. Absolutely, my recommendation would be that. I mean, Mr. Siddhartha is quite well known in his thoughts and stuff like that. It's going to be an interesting read, and I can rest assure you that. Sir, this was very very amazing. We've covered काफी जबरदस्त हमने paradigm covered करा है, किसी को छोड़ा नहीं हमने. Actually, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, सब कुछ हमने लपेट लिया है इसके अंदर, and I think it's a good, well-rounded episode. आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि इंडिया का फ्यूचर कहाँ जा रहा है एंड इन विच डायरेक्शन एज अ कंट्री वी आर हेडेड. अ लॉट ऑफ पीपल दैट वर रनिंग अब्रॉड, अभी उनको थोड़े टाइम के बाद आई थिंक दे विल रियलाइज दैट द ग्रास इज बेटर बैक होम. तो ये चीज काफी दिख रही है. एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्न इकोनॉमिक क्राइसिस जो एक एप्ट टर्म है, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये खत्म होती दिखती नहीं है. बिकॉज जर्मनी जैसी अगर कंट्री नीचे जानी शुरू हो गई है और यूएसए में डेट क्राइसिस हो रहा है, सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड ऑफ कोर्स डी-डॉलराइजेशन के ऊपर हमने बात करी है. बाकी लेट्स वेट एंड वॉच एंड एक्चुअली कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. टिल देन सर, टिल नेक्स्ट टाइम जब आपसे दोबारा इंटरेक्शन होगा, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. जय हिंद.